मैं बहुत काली कलूटी थी। मेरी भाभी बहुत खूबसूरत और जवान थीं। भाभी मुझे कहती हैं कि ये कैप्सूल रोजाना रात को खाकर सोया करो, चंद दिनों में खूबसूरत लगने लगोगी। मैं खुशी खुशी वो कैप्सूल खा लेती और सो जाती थी। अचानक एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर मेरे जिस्म से जैसे जान ही निकल गई हो, क्योंकि भाभी मेरे साथ दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी मेरी भाभी चांद जैसे चमक रही थी और मैं उनके बगल में बैठी थी, जैसे मैं चांद पर कोई काला दाग लग रही थी। काली रंग में एक ऐसी बुराई है जो इंसान की सारी खूबियां बदल देता है। मैं काली थी, इसलिए मुझ पर किसी की नज़र नहीं ठहरती थी। मेरी भाभी में बहुत बुराइयां थीं, लेकिन गोरे रंग ने उसे चांद जैसी दुल्हन बना दिया था। मेरा भाई तो उससे नज़रें हटाने को तैयार ही नहीं था। मैंने अपनी इकलौती भाभी के साथ बैठकर कभी फ़ोटो नहीं खिंचवाई थी। लोग मुझे बुरी नज़र से देख रहे थे और ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लोग मुझे ये एहसास दिला रहे थे कि देखो ये लड़की कितनी भद्दी है। मैं स्टेज से उठकर चली गई और एक कोने में रखी कुर्सी पर बैठ गई। मेरा भाई मुझसे 1 साल छोटा था और उसकी भी शादी हो गई थी। मेरे इंतजार में भला कब तक वो भी पड़ा रहता। एक काली कलूटी लड़की शायद दुनिया में आते ही अपनी किस्मत पर बदकिस्मती का काला दाग लेकर आती है, जो कभी भी नहीं धुलता है। मेरे लंबे घने बाल, एमकॉम की डिग्री और भी बहुत खूबियाँ थीं, पर ये सब मेरे काले रंग के सामने कुछ काम नहीं आते थे। लोग आते, मुझे देखते और इग्नोर करके चले जाते। मैं भाई बहनों में चौथे नंबर पर थी। मुझसे छोटा एक भाई और बहन थी और सभी खूबसूरत और गोरे रंग के थे। बस मैं ही काली कलूटी जन्मी थी। सबकी शादी हो चुकी थी, बस एक मैं ही रह गई थी, वो भी अपने काले रंग की वजह से। मेरे लिए आने वाले रिश्ते मेरी छोटी बहन को पसंद कर जाते। उस समय मुझे खुद में इतना गिरा हुआ महसूस होता कि दिल चाहता कि ज़मीन में ही धंस जाऊं। न जाने लोग कैसे एक लड़की के सामने बैठकर ये कह देते हैं कि बहन जी, आपकी बेटी बहुत काली है, हमें पसंद नहीं है। हाँ, छोटी वाली बेटी हमें पसंद है। ये नहीं सोचते कि उस लड़की पर क्या बीतेगी जो अपने आने वाले रिश्ते के लिए खुद को सजाए बैठी है। क्या लड़कियां बेचने वाली कोई माल होती हैं? लोग कहते हैं ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, वो हमें दे दो, ये हमें नहीं चाहिए। मेरे आंखों में आंसू भर आए और मैं उस दिन बहुत ज़्यादा रो। बस उस दिन के बाद मैंने अपनी मम्मी से साफ कह दिया था कि मुझे रहने दो, आप मेरी छोटी बहन की शादी कर दो। लोगों की नज़रें और बातें बस मेरे रंग पर ही आकर ख़त्म हो जाती हैं। आज सामने बैठे मेरी भाभी और भाई मेरी बातों पर मुस्कुरा रहे थे। भाभी मुझसे उम्र में छोटी थीं, लेकिन अपने गोरे रंग की वजह से अपने पति का दिल जीत ली थीं, जबकि उसके सामने के दांत भी कुछ बाहर निकले हुए थे। नाक भी कुछ मोटी थी और बहुत नुकीली भी थी। किसी को ये सब नज़र नहीं आ रहा था, बस उसके गोरे रंग पर उसे सब पसंद करते थे। मेरी आंखों से आंसू बहकर मेरे काले चेहरे को भिगो जाते थे, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। हम जैसी लड़कियों के दिलों पर क्या गुजरती है, इससे किसी को क्या फर्क। मैं दिल को समझा चुकी थी। अब मुझे माँ बाप के घर ही रहना है, वहीं जिंदगी बितानी है। लेकिन एक दिन मेरी भाभी ने मुझे ऐसी खबर सुनाई कि मुझे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। मेरे भाई की शादी को अभी 4 दिन ही हो रहे थे। मेरी भाभी हंसमुख सी थी, मेरे साथ व्यवहार भी बड़ा अच्छा रखती थी, इसलिए मैं भी उनके साथ हर समय हर काम में हाथ बटा दिया करती थी। एक बार वो मुझसे कहने लगी कि तुम्हारी हर चीज़ प्यारी है, अगर तुम्हारा रंग गोरा हो जाए तो तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। ये सुनकर मेरा दिल जलकर राख हो गया। ये बात तो मैं भी जानती थी। मुझे लगा कि वो मेरे काले रंग का मजाक उड़ा रही थी, लेकिन वो तो कहने लगी कि मेरा रंग भी पहले इतना गोरा नहीं था जितना अब हो चुका है। मैंने सोचा अब मेरी भाभी रंग गोरा करने वाली किसी क्रीम की राय देंगी, लेकिन ये सब मैं पहले ही आजमा चुकी थी। मेरे गहरे काले रंग पर इसका कोई असर नहीं होता था। लेकिन जो कुछ मेरी भाभी ने मुझे बताया, मुझे सुनकर दिलचस्पी सी होने लगी। वो मुझसे कहने लगी, सविता, मैंने गोरा होने के लिए कैप्सूल खाए थे। बस 1 महीना कैप्सूल खाकर मेरा रंग सफ़ेद हो गया। मेरे दिल में फिर से भरोसा जाग गया कि अगर मैं भी खा लूँ और मेरा रंग गोरा हो जाए तो मेरा रिश्ता भी आसानी से हो जाएगा। लेकिन मुझे ये बात अपने ही मुंह से कहते हुए बहुत बुरा महसूस हो रहा था। लेकिन मेरी भाभी ने मेरी इस समस्या को भी हल कर दिया।
कहने लगी, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए वो कैप्सूल मंगवा देती हूँ। कुछ महीनों के बाद तुम तो खुद को पहचान भी नहीं पाओगी। मैंने वो कैप्सूल मंगवा लिए जो भाभी ने ही ला कर दिए थे। अजीब बात यह थी कि इस कैप्सूल की शीशी पर किसी भी कंपनी का नाम नहीं था, बस बिना किसी पर्चे के खाली शीशी थी। मैंने उस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं देखा तो भाभी से पूछ लिया, इसका नाम तो लिखा नहीं है। तो वो कहने लगी, ये गांव की एक औरत बनाती है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? वो मुझ पर इतना एहसान कर रही थी कि मैं कैसे उसकी नीयत पर शक कर सकती थी। मैंने वो कैप्सूल खाने शुरू कर दिए। मैं वो कैप्सूल रात में खाती और सो जाती। इस कैप्सूल को खाने के बाद एक अजीब बात हुई कि काफ़ी सालों से मैं ऐसी गहरी और सुकून की नींद में कभी नहीं सोई थी जितनी आज रात को सोई थी, क्योंकि कई सालों से मैं अपने रंग की वजह से डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी। हर कोई मेरे काले रंग पर मुझे बुरी नज़रों से देखता था, तरह तरह की बातें करते थे, मुझे ही लोग निशाना बनाते थे। रात भर मैं बिस्तर पर लेटी लोगों की बातों को याद करके रोती रहती थी, लेकिन उस रात को लेटते ही मैं गहरी नींद में जा चुकी थी। सुबह उठी तो सबसे पहले मैंने आईने के सामने जाकर अपने चेहरे को देखा कि शायद मेरे रंग में कुछ फ़र्क आया हो, लेकिन वो वैसा का वैसा ही था। लेकिन फिर मैंने खुद सोचा कि ये कोई जादू थोड़ी है जो रातों रात मुझे गोरा कर देगा। न जाने क्यों मैं खुश रहने लगी थी कि अच्छा है, कुछ महीनों में मैं भी गोरी हो जाऊंगी तो मेरी भी शादी हो जाएगी। लेकिन मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा बुरा समय आया कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। 1 महीने के बाद ही मेरी तबीयत कुछ बिगड़ने लगी, मुझे उल्टियाँ होने लगीं। मम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले गईं तो डॉक्टर ने जो खबर सुनाई वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी थे। वो कहने लगे कि आप प्रेग्नेंट हैं। मैं तो हैरत से आंखें फाड़कर उसे देखने लगी और मम्मी भी उड़े हुए रंग से मुझे देखने लगी। मुझे लगा कि मेरे कानों ने गलत सुना है, लेकिन मम्मी की तरफ मेरी नज़र गई तो उनकी शक भरी निगाहों से मुझे लगा कि जैसे मैं ही गलत हूँ। मम्मी की तो ये खबर सुनते ही सांस बिगड़ने लगी। वो पहले से ही सांस की मरीज थी। मैंने जल्दी से अपने पर्स से मम्मी को इन्हेलर निकाल कर दिया। 2 पफ लेने के बाद उनकी तबीयत कुछ ठीक हुई। मैं अपनी माँ को लेकर अपने घर आ गई। माँ मुझे अपने कमरे में ले गई और कहने लगी कि सविता, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो तुम मुझे साफ साफ कह देती, मैं तुम्हारी उससे शादी करवा देती। इस काले रंग के साथ मुंह काला करने की क्या ज़रूरत थी? वो गुस्से से मुझ पर भड़क उठी और मुझे इस बात की तकलीफ़ हो रही थी कि मेरी माँ ने मेरे बारे में ये सब सोच भी कैसे लिया। मैंने कहा, मम्मी, आपको अपनी सगी बेटी पर भरोसा नहीं है क्या? मैं सच कह रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो खुद परेशान हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकलती। लेकिन मम्मी रोने लगी, कहने लगी, मुझसे सच सच कह दे, कौन है वो इंसान जिसका बच्चा तेरे पेट में है? अभी हम बात ही कर रहे थे तभी मेरी भाभी अंदर आ गई। कहने लगी, सविता, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तूने क्या कर दिया? तुमने इस घर की इज्जत ही खराब करके रख दी। वो शायद मेरी और मम्मी की बातें सुन चुकी थी। मैं रोने लगी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मेरी मम्मी फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन मुझे ज़्यादा अफसोस इस बात का था कि मेरी मम्मी मुझे गलत ठहरा रही थी। कहने लगी, तू मनहूस है, तेरे पैदा होते ही तेरे काले रंग ने हमारी ज़िंदगी को काला कर दिया। काश कि मैं तुझे पैदा होते ही मार देती। मैं तो पहले से ही तेरे रिश्ते के लिए परेशान थी। मम्मी कहने लगी, अब मुझे बता, तुझसे कौन शादी करेगा? और मुझे ये डर भी खाया जा रहा था कि अगर घर पर मेरे भाई आ गए तो आफत हो जाएगी। भाभी भी रो रही थी मम्मी के साथ बैठकर। मम्मी, हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे। आपकी बाकी बेटियों के ससुराल में जब ये खबर पहुंचेगी तो वो उन्हें मायके छोड़ जाएंगे। सविता, ये तुमने क्या कर दिया? मुझे तो भाभी पर हैरत हो रही थी। मैंने मम्मी से कहा, डॉक्टर पागल है, शायद उसने ढंग से देखा नहीं होगा। आप मेरे साथ कल किसी और डॉक्टर के पास चलो। लेकिन मेरी बात सुनता कौन? बाहर की बेल बजी तो मम्मी ने अपने आंसू साफ किए और कहने लगी, इसके बाप भाई को किसी बात का पता नहीं चलना चाहिए। बात रात के लिए दब गई। पूरी रात मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मैं सुबह जब कमरे से निकलकर बाहर आई तो एक और आफत मेरे लिए तैयार खड़ी थी। मेरी भाभी ने अपने एक ऐसे कज़न का रिश्ता मेरी मम्मी को बता दिया जिसकी बीवी को मरे हुए बहुत दिन गुजर चुके थे। उसके 4 बच्चे थे। खुद भी वो इंसान अच्छे खासे उम्र का था। मैंने साफ इनकार कर दिया, लेकिन मेरी माँ को मेरी किसी बात पर भरोसा नहीं था। वो कहने लगी, अगर तुमने शादी से इनकार किया तो वो जहर खा लेंगी। उनके सामने मैं चुप हो गई। शायद मेरी काली किस्मत में यही लिखा था। कुछ ही दिनों में मेरी शादी संजय से हो गई।
जो मुझसे लगभग 15 साल बड़ा था। उसका भी रंग सांवला था, पेट निकला हुआ था, सिर के आधे से ज़्यादा बाल सफ़ेद थे। मैंने उस पर एक नज़र डालकर हटा ली। मेरे साथ एक हफ्ते में क्या हो चुका था, इतना खराब कि मुझे न सोचने का समय मिला, न ही मेरी अक्ल काम आई। मैं कुछ न करके भी अपराधी बनकर सजा काट रही थी। आज यहाँ एक ऐसे इंसान के सामने बैठी थी जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था। वो मुझे देखकर अपनी बत्ती से निकाले हंसने लगा, फिर कहने लगा, वैसे तो तुम ठीक ही हो, लेकिन तुम्हारा रंग बहुत काला है। 50 साल के बुढ़े के मुंह से भी मुझे यही सुनने को मिल रहा था, जो 4 बच्चों का बाप था। मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मेरी शादी भी क्या थी, बस एक खतरनाक समझौता। सुबह उठते ही मुझ पर जिम्मेदारियों का ढेर लाद दिया जाता। संजय के बच्चों के नाश्ता से लेकर घर के सारे कामकाज मेरी जिम्मेदारी बन गए थे। संजय के 4 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा 11 साल का और सबसे छोटा 8 साल का था, लेकिन चारों के चारों बहुत खुराफाती थे। पूरा दिन घर में उधम मचाए रखते थे। मैं अगर जरा सा डांट देती तो अपने बाप से रात को मेरी शिकायत कर देते कि ये हमसे सौतेली माँ जैसा व्यवहार करती हैं, जबकि मैं पूरा दिन काम में लगी रहती थी। संजय भी मेरी बात सुनने के बजाय उनकी बात पर भरोसा करके मुझे डांटने लगते। कहते कि मैंने शादी इसीलिए की है कि मेरे बच्चों को माँ मिल सके, इसलिए नहीं कि तुम मेरे बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करो। मैं चुप हो गई। दिल तो वैसे भी मेरा मर ही चुका था। मैं सिर्फ एक सांस लेता वजूद थी, जिसके दिल में कोई भी अरमान न था। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। संजय का बड़ा बेटा जान मेरे खाने में नमक मिर्च ज़्यादा कर देता। संजय ब्लड प्रेशर का मरीज था, खाना फीका खाता था। रात को जब तेज नमक मिर्च के सालन का पहला निवाला मुंह में डालता तो प्लेट पकड़कर जमीन पर फेंक देता। कहता, तू मुझे जान से मारना चाहती है, इसीलिए जानबूझकर ऐसा खाना पकाती है। मेरे लाख इनकार करने पर भी उसे मुझ पर भरोसा नहीं होता था। बाकी बच्चे भी कहते, पापा ये हमारे साथ ऐसा ही बर्ताव करती हैं। जब वो घर पर नहीं होता तो उसके बच्चे मुझसे कहते कि तुम हमारी सौतेली माँ हो। हम जानते हैं कि तुम हमसे कभी भी प्यार नहीं करोगी, इसलिए हम भी तुमसे नफरत ही करते हैं। हमारी माँ तो बहुत प्यारी और खूबसूरत थी, तुम्हारी तरह काली नहीं। मैं चुपचाप उन बच्चों की बदतमीजी बर्दाश्त कर रही थी, कोई जवाब नहीं देती थी। अब तो संजय मुझ पर हाथ भी उठाने लगे थे। उसके बच्चे मुझे सौतेली माँ समझते थे, इसलिए जब वो मुझे मारता तो वो खुश होते थे। मेरी शादी को 1 महीना गुजर गया था। मेरी माँ ने तो मुझे एक बार भी नहीं पूछा। उनकी नज़र में मैं गिर गई थी, लेकिन मैं इस घर से तंग आ गई, इसलिए संजय से कहा कि मुझे अपने मायके जाना है। उसने बस इतना एहसान मुझ पर किया कि मुझे सुबह मेरी माँ के घर छोड़ आया और कहने लगा रात को लेने आऊँगा। मैं अपनी माँ से गले रखकर रोने लगी। मैंने मम्मी को संजय की सारी बातें बता दी, लेकिन मेरी माँ का दिल तो शायद पत्थर का हो चुका था। वो कहने लगी, तुझे तेरे किए की सज़ा मिली है। मैं उन्हें देखती रह गई। ये कैसी माँ है। मुझे अपने मायके आने पर भी अच्छा नहीं लगा। भाभी को मेरे आने की खबर नहीं थी। मैं उनसे मिलने के लिए उनके कमरे में जाने लगी। तभी उनके हंसने की आवाज़ सुनकर मैं खड़ी हो गई। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी, और वो जो बात कर रही थी वो मेरे ही बारे में कर रही थी। वो सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। मुझे उस पर इतना गुस्सा आया कि मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गई। मुझे यूं अचानक अपने सामने देखकर मेरी भाभी बुरी तरह से घबराकर फ़ोन बंद करने लगी। मैंने उससे कहा कि शर्म नहीं आती तुम्हें मेरे साथ ऐसा काम करते हुए? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मुझे लगा उसे अपने किए पर अफसोस होगा, लेकिन नहीं। वो तो बिना शर्मिंदा हुए मुझे देखकर मुस्कुरा कर बोली, तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि मेरे एक झूठ की वजह से तुम्हारा घर बस गया, वरना सारी ज़िंदगी तुम मेरे सर पर बैठी रहती। ज़रा अपना चेहरा तो देखो और अपना रंग देखो। न जाने तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें इतने साल कैसे बर्दाश्त किया। मैं तो जब तुम्हें देखती थी जी चाहता था अपनी आंखें बंद कर लूं। इसलिए सोचा तुम्हारे लिए तो संजय भाई से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा होगा उनका घर कोई संभालने वाला हो जाएगा और मुझे भी तुम्हारा रोज रोज मनहूस रंग देखना नहीं पड़ेगा। मैं तो अपनी भाभी के तेवर देखकर ही परेशान हो गई। वो रंग की ही गोरी थी, दिल की वो कितनी काली थी, ये सब मुझे अब समझ आया था। जिस डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो मेरी भाभी का दोस्त था, और भाभी के कहने पर ही उसने झूठ बोला था, ताकि बदनामी के डर से मेरी माँ मेरी भाभी के कहने पर एक बुढ़े और 4 बच्चों के बाप से मेरी शादी पर मना ना करें। मेरे दिल की ये हालत थी कि धड़कना भी भूल गया था। मैं वापस अपने घर आई।
मेरे सौतेले बच्चों ने पूरे घर में उधम मचा रखा था। मुझे हर चीज़ उस समय बुरी लग रही थी। मैं किस बात की सज़ा काट रही थी? अपने काले रंग की। मैंने खुद को आईने में देखा तो मेरे आंसू बह रहे थे। मैं सोचने लगी कि भगवान ने काले लोगों को आखिर किस लिए बनाया है? उनका तो कोई नसीब ही नहीं होता। क्या मैं इतनी बुरी हूं कि मुझे देखकर लोग आंखें बंद करने पर मजबूर हो जाएं? मुझ जैसी लड़कियों को पैदा होते ही मर जाना चाहिए। मैं उस रात खूब रोई, इतना रोई कि मेरी सिसकियां सुनकर मेरे चारों सौतेले बेटे मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर मुझे बड़ी खामोशी से देख रहे थे। संजय दूसरे कमरे में सो गए थे, बस बच्चे जाग रहे थे, जबकि मैं उनकी हर चीज़ का अच्छे से ख्याल रखती थी, लेकिन वो मुझे काली माँ कहकर मेरा मजाक उड़ाते थे। आज पहली बार मुझे यूं बिलक बिलक कर रोता हुआ देखकर सबसे छोटा वाला बेटा मेरी तरफ बढ़ा और मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मेरा दिल इस कदर दुखी था कि सब टूट चुका था। मेरे आंसू बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। पहली बार इस बच्चे ने मुझे माँ कहकर पुकारा। मैंने अपना चेहरा उठाकर उसे देखा तो वो रो रहा था। मेरे आंसू साफ करने लगा और कहने लगा कि माँ, आप क्यों रो रही हो? मत रोइए, आपके रोने से मुझे रोना आता है। ये कहकर वो मेरे सीने से लग गया। मैंने भी उसे अपने सीने से लगा लिया। बाकी बच्चे भी मेरे पास आ गए। शायद उन्हें भी मुझ पर रहम आ गया था। अब यह था कि वो मुझे तंग नहीं करते थे, ना ही घर को गंदा करते, बल्कि मेरी मदद भी करवा देते थे। मैंने मायके जाना बिल्कुल छोड़ दिया। अब संजय भी बदलने लगा था। अब वो मुझ पर हाथ भी नहीं उठाता था। उसका कारोबार अच्छा चल रहा था। अब वो सारे घर का खर्च भी मुझे देने लगा था। फिर मुझे ये खबर मिली कि मेरे छोटे भाई के घर बेटी पैदा हुई है। दिल की तड़प ठीक हुई। मैं हर बात को भूलकर संजय के साथ भाई की बेटी देखने चली गई, लेकिन उसकी बेटी को देखकर मैं पलकें झपकाना भूल ही गई। मेरी भाभी बहुत ज़्यादा रो रही थी। कह रही थी, ये मेरी बेटी नहीं हो सकती, हॉस्पिटल से मेरी बच्ची बदल चुकी है। मेरे भाई मेरी भाभी को समझाने की कोशिश कर रहे थे। ये तुम्हारी ही बेटी है, तुम पागल तो नहीं हो? अपनी बेटी को यूं कह रही हो? मुझे खुदा के इंसाफ पर अब यकीन आया। उसकी बेटी का सब कुछ उसके माँ के जैसा था, लेकिन रंग मेरे जैसा काला। मैंने अपनी भाभी को मुबारकबाद दी। वो तो मुझसे नजरें चुराने लगी। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरा दिल तो बहुत चाहा कि उसे उसकी कही हुई हर बात बताऊं और कहूं, जो तुमने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए किया था, क्या कल को अपनी बेटी के साथ भी ऐसा ही करोगी? लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरा खुदा है हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए। भगवान कोई ना कोई रास्ता दिखाई देता है और इंसान दिल से एतबार करने पर मजबूर हो ही जाता है। इस बात को बहुत समय बीत चुका है। आज मैं अपने सभी भाई बहनों से ज़्यादा आराम की ज़िंदगी जी रही हूँ। मेरे सौतेले बेटे मुझ पर जान छिड़कते हैं, मुझे माँ कहते हैं, प्यार से हाथ चूमते हैं। अगर मैं मजाक में उन्हें ये कह दूं कि क्या तुम लोग मुझ जैसी काली कलूटी माँ के हाथ चूमते हो, तो वो बुरा मान जाते हैं। कहते हैं, हमारे दिल से पूछो माँ, आप कितनी खूबसूरत हो, हमारी सगी माँ जितना आपने हमें प्यार दिया है। मेरी सोच खुद ब खुद बदलने लगी। हो सकता है जब भगवान ने मुझे बनाया हो, मुझ पर ये रंग डाला हो, तो मैं इसी रंग रूप में उन्हें अच्छी लगी हूँ। अब मैं समझ गई थी कि बाहर से आपका रंग जो भी हो, जैसा भी हो, आप कितने ही कुरूप क्यों ना हो, पर आपको हमेशा दिल से साफ ही होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी के विषय में आपकी जो भी राय हो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को बिना सोचे ही लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी नई वीडियो, सभी नई कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।